सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चर्चा करेंगे आज की करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। सबसे प्रथम राज्य पूछा गया है भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण। लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हो रहा है क्योंकि डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है मोदी राज में, तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश है। अब ये बात करेंगे थोड़ी सी इससे जुड़ी हुई क्या चीज़ें हैं ये एक्चुअल में। यह रिपोर्ट दोस्तों NCAER ने जो है वो जारी की है। NCAER क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये एक नॉन प्रॉफिट क्या है बॉडी है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट सेक्टर को प्लस प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है रिसर्च अपनी देती रहती है, यानी उसकी रिपोर्ट्स देती रहती है। ये दिल्ली बेस्ड हमारा एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट द्वारा, तो NCAR ये है। अब इसने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें लैंड रिकॉर्ड को कौन ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलीकरण कर रहा है, उसका डिजिटलाइजेशन कौन कर रहा है। तो मध्य प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष इस सूची में क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये 5 टॉप के राज्य हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। ये बात हो गई इससे जुड़ी हुई। अब थोड़ी सी NCAR के बाद में थोड़ा और बात कर लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। जैसे अपने देश के US का भी थिंक टैंक है, इंग्लैंड का भी थिंक टैंक है, वैसे इंडिया का भी एक तरह का थिंक टैंक है, यानी ऐसे लोगों का समूह जो सोचता है इकोनॉमिक के बारे में और देश में उस पर रिपोर्ट्स जारी करता है। तो ये हमारा है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अध्यक्ष हैं इसके नंदन नीलेकनी। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, नंदन नीलेकनी है। नंदन नीलेकनी दोस्तों वही हैं जिन्होंने ये आधार कार्ड वाला सिस्टम चालू किया था। UAIDAI के भी अध्यक्ष रहे थे ये। इन्फोसिस के फाउंडर रहे हैं, को फाउंडर रहे हैं नंदन नीलेकनी। ये वही नंदन नीलेकनी है जो अब NCAR की क्या हैं, वहाँ पे अध्यक्ष बने बैठे हैं। मुख्यालय नई दिल्ली। तो इतनी बातें हो गई इसके साथ। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में जारी हुई ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो आंसर तो आपके सामने, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। अब ये क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है। हरदीप सिंह पुरी आप देख सकते हैं फोटो में, ये हैं हरदीप सिंह पुरी और ये हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इनके पास हैं, यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं ये। इसके अलावा ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनके पास है, यानी जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं नागर विमानन मंत्रालय। हवाई जहाज से संबंधित सीधे शब्दों में बताऊं तो जो मंत्रालय है वो भी इनके पास है, हरदीप सिंह पुरी द्वारा। ये रैंकिंग जारी की गई है। ये रैंकिंग 2 श्रेणियों के अंदर जारी की गई है। उसमें ऐसे शहर और ऐसे नगरपालिका नगर निगम जो हैं वो बांटे गए हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है या 10 लाख से कम है। तो 2 श्रेणियों के तहत पूरे शहरों और नगरपालिकाओं को वर्गीकृत किया गया है। वही मैंने आपको बता दिया, 10 लाख से ज़्यादा वाले और 10 लाख से कम वाले। अब 10 लाख से ज़्यादा वाले जिनकी आबादी ऊपर है, ऐसे शहरों में बेंगलुरु पहले नंबर पर आया है ईज़ ऑफ लिविंग के मामले में। यानी जहाँ पर रहना बहुत इजी है, वहाँ पर यानी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी रिपोर्ट जो है, ऐसी रैंकिंग जारी की गई है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स बोला गया उसको। तो बेंगलुरु इसमें प्रथम स्थान पर आया है। इतनी बात है इसके अंदर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका कि AIM अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? मैथ्स वर्क के साथ दोस्तों समझौता किया है। अटल इनोवेशन मिशन आपको पता ही है, नीति आयोग द्वारा ये चलाया गया प्रोग्राम है। इसका फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य जो है वो है कि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के कल्चर को विकसित करना जिसमें इनोवेशन हो सके, यानी नई नई चीज़ें उभर कर आएँ और इनोवेशन से संबंधित जितने भी हमारे भाई बंधु काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, उनको आगे लेकर के आना। ये है अटल इनोवेशन मिशन का जो आपका उद्देश्य है। अभी नीति आयोग ने अपने डीप टेक स्टार्टअप, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप जो हैं
उसको इकोसिस्टम इसको मजबूत करने के लिए एक कंपनी के साथ क्या किया, समझौता किया। मैथवर्क्स कंपनी के साथ समझौता किया है, ये अपना क्वेश्चन था। अब मैथवर्क कौन सी कंपनी है? ये एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, जो गणितीय कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर में माहिर है, यानी गणित से रिलेटेड, इसलिए इसका नाम है मैथवर्क, कि गणित से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप की जा रही हैं उनके ये माहिर हैं। तो मैथवर्क के साथ उन्होंने समझौता किया है अटल इनोवेशन मिशन प्लस नीति आयोग ने। इसका मुख्यालय है नैतिक मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये वहाँ का स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो वहाँ पे इसका मुख्यालय है मैथवर्क का। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसका उद्देश्य क्या है। फिलहाल इसके मिशन के निदेशक जो हैं रमन रामनाथन हैं, मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। हालांकि इंडिया ने बहुत सारी ऐप्स जो है चीन की जो बंद कर दी थी और बीच में हमारा सीमा विवाद भी काफ़ी चला, उसके बावजूद अभी तक का सबसे ज़्यादा व्यापार जो है पिछले सत्र का वो चीन के साथ ही हमारा हुआ है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए, गेम्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए हाल ही में सूचना और ब्रॉडकास्ट मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है। अब इसमें क्या जुड़ी हुई बातें वो देख लेते हैं। हमारे सूचना और ब्रॉडकास्ट मंत्री हैं जो, वो है प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर जो हैं इनके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं। एक तो इनके पास सूचना और ब्रॉडकास्ट मंत्री हैं ये हमारे, इसके अलावा ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये वाला मंत्रालय भी इनके पास है। इसके अलावा एक और मंत्रालय है इनके पास, हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये वाला मंत्रालय भी इनके पास है। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने अभी क्या किया है, खेल खेल में ये नामक गेम डिज़ाइनिंग कंपटीशन का उद्घाटन किया है। यानी अच्छे से अच्छा कौन गेम डिज़ाइन कर सकता है, इसका कंपटीशन जो है महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने आयोजित करवाया है। यह कंपटीशन महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इसके तहत मंत्रालय और आईआईटी मुंबई, बॉम्बे लिखा है यहाँ पे, गेम डिजाइनिंग से जुड़े क्षेत्र के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को लेकर समझौता हुआ है कि ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऐसा सेंटर स्थापित किया जाए जहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की रुचि इसकी बढ़ाई जाए कि गेम्स तरह तरह के कैसे डिज़ाइन किए जाएँ। तो मेक इन इंडिया के तहत के ये काम किया जा रहा है, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत, इस अभियान के तहत। इससे पहले आपको पता होगा टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने कंपटीशन करवाया था, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटक में अब की जा रही है टॉयज़ की। हमारे भारत की पहली टॉयज़ फैक्ट्री जो है कर्नाटक में लग चुकी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें हो रही हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक जनरल क्वेश्चन आ गया है आपका, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, एक यूनाइटेड नेशन का ही अंडर में एक प्रोग्राम चलता है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर के अंदर, यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर जितना भी देश जुड़े हुए हैं उससे, संयुक्त राष्ट्र से, उसमें इन्वायरमेंटल रिलेटेड जितने भी इशू हैं उनको एड्रेस करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, ये UNEP का काम है। इसके साथ वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, पूरे दुनिया के अंदर कितना भी वेस्ट हो रहा है फूड के मामले में या अदर चीज़ों के मामले में, वो रैप नाम की जो है प्रोग्राम चल रहा है। उसकी ताज़ा रिपोर्ट आई है, विश्व भर में 2019 में कितने खाद्य पदार्थ का वेस्टेज हुआ है, ऐसा कितना खाना है जो बर्बाद किया गया है। 931 मिलियन टन जो है वो बर्बादी हुई है फूड की, ये रिपोर्ट आई है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इससे मुख्य बिंदु थोड़े देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर 74 किलोग्राम प्रति व्यक्ति भोजन बर्बाद होता है, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे हर व्यक्ति हर साल 74 किलोग्राम जो है प्रति व्यक्ति हर वर्ष जो है भोजन बर्बाद कर देता है। भारत में हालांकि ये 50 किलोग्राम है, फिर भी कुछ सुधरे हुए, लेकिन अभी हमारे 2030 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है कि भोजन का जो ये अपशिष्ट है इसको बहुत ही कम करना और ना के बराबर कर देना, ताकि भोजन की हानि कम से कम हो। UNEP के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके कार्यकारी निदेशक जो हैं इंगर एंडरसन हैं, मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या के अंदर है। 1972 में ये शुरू हुआ था। तो इतनी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं।
यूएस बेस्ड थिंक टैंक। दोस्तों हमने पहले हमारा जो थिंक टैंक है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, कौन सा आपको बता चुका हूं मैं, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिसके अध्यक्ष जो हैं नंदन नीलेकनी जी हैं, NCAER ऊपर जिक्र किया था। इसी तरीके से यूएस बेस्ड जो है थिंक टैंक है। थिंक टैंक दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। यूएस बेस्ड थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज के अनुसार भारत की रैंकिंग 211 देशों की सूची में कौन सी है? तो रैंकिंग तो 67 है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे 211 देशों की सूची के अंदर उनकी डेमोक्रेसी को क्या किया गया है, उनका आकलन किया गया है, उस पर कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा फ्री है, उसके अंदर कितना ज़्यादा फ्रीडम है, इस बात की रैंकिंग जारी की गई है। तो इस रैंकिंग में भारत को फ्री कंट्री से पार्टली फ्री कंट्री जो है करार कर दिया गया है। दोस्तों फ्री कंट्री थी पहले ये हमारा, अब इसको पार्टली फ्री का जो है स्थिति इसकी दर्शाई गई है इस रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे फ्री देशों के अंदर फिनलैंड है, नॉर्वे है और स्वीडन है। सबसे कम फ्रीडम जिसके अंदर है वो है तिब्बत और सीरिया। तो ये आपको याद रखना है। 1997 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जब भारत को फ्री कंट्री से पार्टली फ्री, आंशिक फ्री करार घोषित किया है। तो इतनी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय सेफ्टी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सेफ्टी दिवस मनाया गया दोस्तों 4 मार्च को, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को। अब ये 4 मार्च को क्या मनाया गया है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, उसका ये क्या है? स्थापना दिवस है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का क्या है? स्थापना दिवस है। 4 मार्च 2021 को ये 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस NSC, इसका 50 साल हो गए हैं, 50वां जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो 4 मार्च 2021 को इसीलिए हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या राष्ट्रीय नेशनल सेफ्टी डे या नेशनल सिक्योरिटी डे आप कह सकते हो। और इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है? लर्न फ्रॉम डिजास्टर एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। राष्ट्रीय सेफ्टी दिवस पहली बार 4 मार्च 1972 को मनाया गया था दोस्तों। NSC के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। SN सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं फिलहाल। महानिदेशक ललित गबाने हैं। मुख्यालय इसका बेलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और इसके मैं अगर बात करूं, हमारे NSC फिलहाल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है कौन? अजीत डोभाल जी हैं। अजीत डोभाल आपने नाम सुना होगा, अजीत डोभाल। तो ये आपको याद रखना है। इतनी बातें होगी इस क्वेश्चन में। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक निःशुल्क कोचिंग सुविधा किस नाम से शुरू की गई है? तो पथ प्रदर्शक नाम से एक निःशुल्क कोचिंग सुविधा शुरू की गई है। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने चाहते हैं उनके लिए एक निःशुल्क यह कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है पथ प्रदर्शक नाम से, उत्तर प्रदेश के अंदर। इससे जुड़ी कुछ बातें हैं। इस सुविधा को शुरुआत किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को आप भलीभांति जानते होंगे। इस पहल के तहत छात्रों की तैयारी के लिए IAS और प्रांतीय सिविल अधिकारी, जो वहाँ पे ऑफिसर लोग हैं, वो मुफ्त सहायता देंगे, यानी मुफ्त कोचिंग इन संस्थानों के अंदर देंगे। दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।